जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों हम कोरोना जन्य लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं और घरों से ही अपने सारे कार्य कर रहे हैं। घर में लगातार रहना जहां तक इस बीमारी से लड़ने का एक सशक्त माध्यम बना है, वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी आया सामने कि घरों में रहते रहते लोग थोड़ा ऊबने लगे हैं और इस ऊब में लोग थोड़ा मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगे हैं। ऐसे में किन उपायों के द्वारा मानसिक स्थिति को संतुलित किया जाए, उनमें साहित्य एक बहुत महत्वपूर्ण संबल बनकर सामने आया है। साहित्य में भी विशेषकर कहानी और उपन्यास ने ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा संबल प्रदान किया है जो कि बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने वाले नहीं हैं या बहुत ज्यादा कविता की समझ नहीं रखते हैं। वो भी कहानी पढ़ के, वो भी उपन्यास पढ़ के बहुत हद तक अपने को संतुलित और प्रसन्न रख सकते हैं। आज हम इन्हीं कुछ बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं जाने माने कहानीकार श्री मदन मोहन जी से। मदन मोहन जी इन दिनों गोरखपुर में ही रहते हैं और आपने हिंदी कहानियों की बड़ी लंबी सेवा की है। आइए हम उनसे जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपनी साहित्यिक गतिविधियों को कितना आगे बढ़ाया है और किस प्रकार उनकी दिनचर्या है जो कि उनको साहित्य सेवा के लिए और अधिक प्रेरित कर रही है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया ब्रिजन जी। सर ये जो समय रहा, ऐसा प्रतीत हुआ शुरुआत में जब ये लॉकडाउन की स्थिति आई थी तो लगा कि कैसे लोग अपना समय बिताएंगे, बहुत भयभीत भी थे लोग, अपने घरों में रहने को बाध्य हो गए थे। बड़ी डरते डरते लोगों ने इस लॉकडाउन को अपनाया। लगभग 2 महीने बीतने चले हैं और बीमारी अपनी गति से बढ़ रही है, लेकिन उससे मुकाबला भी हम उसी गति से कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर आप बताएं कि ये जो लॉकडाउन हुआ तो आपने इसको किस रूप में देखा? आपको भी क्या कोई भय लगा या आपने इसको एक अवसर के रूप में लिया? नहीं, देखिए भय तो बहुत स्वाभाविक था क्योंकि ये कोई हमारे अपने देश भर की ये महामारी नहीं थी। ये कोरोना वायरस ये तो वैश्विक थी ना, ये ग्लोबल। जी जी। ये ग्लोबल एक महामारी बन के आई और हमारे देश में थोड़ा विलंब से जरूर आई, लेकिन एक भयानक खौफ लेकर के आई। तो जैसे सामान्य जन सभी लोगों ने इस पे एक खौफ महसूस किया, एक भय महसूस किया, तो हम भी एक सामान्य प्राणी ही हैं, लेखक जरूर हैं लेकिन सामान्य प्राणी हैं, तो वो खौफ तो मुझे भी हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ कि उसके साथ जो लॉकडाउन हुआ और हमारी सरकारों ने या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, सारे सरकारों ने मिल करके और बहुत कड़ाई से इसको लागू किया, तो यही एकमात्र मुझे विकल्प भी दिखाई दिया जो विदेश के तमाम सारे चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की जो सलाहें आ रही थी, राय जो आ रही थी, मैंने सलाह जी जी। जनता के लिए या जो बीमार पड़ रहे हैं उनके लिए, जिनको ये बीमारी लग रही है उनके लिए, तो वो मुझे लगा कि ये घर में हमें रहना ही बहुत जरूरी है। अपने को सुरक्षित करने के लिए, चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, सामान्य हो या सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था जी। तो लॉकडाउन इसके लिए बेहतर उपाय था और उसका हम लोगों ने पालन भी किया जी। और अब उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। और आप देखिए कि विश्व में
जो इसके जो रिकॉर्ड कायम हो रहा है वो ऐसे ऐसे धनाढ्य देशों में इसकी बढ़ोतरी हुई है और वहाँ इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं, जी उसके मुकाबले तो हमारे देश की डेथ रेट बहुत कम है। जी 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 तो यह प्रसन्नता की बात है और हमारे लिए एक उत्साहवर्धक भी है कि और लॉकडाउन जो 2 महीने अब पूरे होने वाले हैं, इसका जो प्रतिफल रहा वो बहुत सकारात्मक था। तो और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सदुपयोग भी किया। हाँ ऐसा नहीं है जी जी कि जी जी इसको जी खाली जाने दिया। जो कुछ भी जैसे भी बन पड़ा अपने को बहलाने के लिए या यूं कह लीजिए कि उसमें कुछ जरूरी काम पूरा कर लेने के लिए, है कि नहीं, जी 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 लिखने पढ़ने के जरूरी काम पूरा कर लेने के लिए हम लोगों का उसमें मन लगा और हम लोगों ने उसको किया भी। जी 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 तो इस रूप में हम देखते हैं ब्रिजन जी और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। हाँ 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 मैं कोई बिल्कुल अकेला बिल्कुल। यानी आप तो साहित्य सेवी हैं, तो साहित्य सेवी तो जो भी होंगे उनको तो एकांत प्रिय होते हैं वो, और इस एकांत का उन्होंने सदुपयोग किया, यानी कि इस कोरोना के लॉकडाउन को आपने एक अवसर के रूप में इसको जी बिल्कुल स्वीकार बिल्कुल किया। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सर ये बताएं कि इस अवसर का आपने किस प्रकार से सदुपयोग किया। देखिए हम बताएं आपको, जी अगर मेरी व्यक्तिगत बात आप पूछा, एज लेखक हाँ हाँ मैं हूँ जो जिसमें मैं सक्रिय हूँ, जी जी जो काम करता है और जिसको मैंने इस लॉकडाउन में इस्तेमाल भी किया अपने लेखन जी जी प्रक्रिया को, हाँ हाँ तो वो दरअसल मैंने अभी पिछले दिनों अभी जैसे जनवरी में तो ये महामारी के धमक हमारे देश में सुनाई पड़ी, लेकिन यह है कि हमने दिसंबर में ही एक उपन्यास पूरा कर लिया था। हाँ 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 उसका संपादन भी, अपना अगला उपन्यास नया जो है। जी जी पहला उपन्यास मेरा तो आप जानते ही हैं, जहाँ एक जंगल था, हाँ वो 12-13 में आया, वसंत 12-13 में आया हुआ था। जी जी तो उसके बाद फिर मैं दूसरे उपन्यास की तैयारी में था ही और मुझे वो लिखना ही था और कुछ कहानियां थी। तो बहरहाल उपन्यास पर लग गया मैं, क्योंकि डिमांड भी थी, पाठकों की डिमांड थी और कुछ हमारे मित्रों की भी डिमांड थी कि नहीं, आपका दूसरा उपन्यास गांव की ही जमीन पर आनी चाहिए, क्या बात आना चाहिए। जी जी तो वो मेरे दिमाग में थीम थी और हमारे पूर्वांचल की ही थीम थी, बल्कि पूर्वांचल ब्रिजन जी न कहिए, वो लगभग हर प्रांत की ये दशा है। जी तो मेरे दिमाग में ये जहर खुरानी जो होती है ना, ये जो हाँ, ट्रेनों में बसों में हाँ जी, होती है, जी, जी। और इसमें गरीब ज्यादा, इसमें मजदूर और जो कामगार होते हैं, जो बाहर कमाने खाने जाते हैं, जी, जी। हमारे यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश तमाम सारे प्रदेशों के इस तरह के हाँ 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 दूर तक जाते हैं, तो फिर कुछ पैसे वैसे अपना बचा के कमा करके लाते हैं, तो जहर खुरानी और ये जो कच्ची शराब बनाने का जो धंधा है, जी तो ये सब बहुत बरसों से फल फूल रहा था। और हालांकि प्रयास तो इसको नष्ट करने के होते थे, लेकिन ये नष्ट नहीं हो रहा था। जी जी तो इससे बहुत सारी मौतें भी हो रही थी, तो ये दुखद स्थिति थी। जी जी तो इसे लेकर के और फिर इस पर जो समझ लीजिए समाज में जो तमाम सारी कुरीतियां पैदा हो रही थी, शराब नशाखोरी ज्यादा बढ़ रही थी, इन सब चीजों को लेकर के मेरे मन में एक थीम, एक कथानक काम कर रहा था। जी 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 तो मैंने इसी में कुछ घटनाओं और कुछ अपनी स्मृतियां और गांव की जो स्मृतियां मेरी थी पुरानी, और कैसे लोग कच्ची के अड्डों पर जाते थे और कैसे कैसे पी के आते थे और अपने घरों पे झगड़ते थे, वो गरीब परिवार के लोग, दलित परिवार के लोग, हाँ। जो मजदूर किस्म के लोग, है कि नहीं, उनकी जिंदगी, हाँ जिंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा हुआ था। तो मेरी स्मृतियों में वो सब कुछ मेरी यादों में जी जी रचा बसा था। बहरहाल उस पर मैंने एक उपन्यास बनाया हाँ 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 और स्मृतियों का सहारा लिया, कुछ कल्पनाशीलता का सहारा लिया, कुछ घटनाएं थी और कुछ सियासत थी, है कि नहीं, तमाम सारी चीजें थी। जी 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 तो उन सभी चीजों का एक कोलाज बनता था हमारे दिमाग में, तो वो उपन्यास के रूप में रचा मैंने। तो इस रूप में उपन्यास बना और फिर मैंने उसका संपादन किया। जी जी और मुझे छपने की दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि पिछले वर्ष यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल होता है गोरखपुर में, जी जी आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो मैं आश्वस्त था कि ये प्रकाशक तो मुझे मिल ही गए हैं। हाँ हाँ उन्होंने यहाँ पर अपना बुक स्टॉल वगैरह लगाया था, किताबें लेके आए थे गाजियाबाद से, जी जी 3 साल पुराना 4 साल पुराना वो प्रकाशक थे और बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहे थे। हाँ हाँ तो वो अपनी कुछ किताबें लेके आए हुए थे, बुक स्टॉल लगाए हुए थे उनके लोग। उन्होंने यहाँ पूछा कि यहाँ कहानीकार मदन मोहन जी भी रहते हैं बहरहाल मुझसे उन्होंने संपर्क किया और बातचीत किया, 2-4-10 मिनट बातचीत किया, पूछा क्या लिख रहे हैं। मैंने बताया उनको कि दिहाड़ी मजदूरों पर उनकी एक त्रासदी है इस हमारे पूर्वांचल की, उस पर मैंने उपन्यास लिखने की योजना क्या वो प्रक्रिया में था पिछले वर्ष।
जी। वो लगभग हाँ आधा लिख चुका था मैं। हाँ हाँ तो और कहा तो अरे वाह वाह क्या बात है, और इसको हमें दीजिएगा, आप छापूंगा मैं। तो हमने कहा आपके टर्म्स कंडीशन क्या, बहरहाल वो सब हो गया, तय हो गया था। हाँ 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 तो उन्होंने एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया था, तो मैं आश्वस्त था। जी जी बहरहाल उनका तो एक रिमाइंडर आया, कहाँ तक उपन्यास पहुंचा तब तक कि हमने कहा कि दिसंबर में हमने एक पोस्ट किया फेसबुक पर कि एक उपन्यास मैंने संपादन के साथ पूरा कर लिया, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन इसका उन्माद मैंने शीर्षक नहीं, इसका नाम नहीं मिल रहा है, हाँ हाँ और मित्र कुछ सलाह दें। जी 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 तो इसी बात पर वो प्रकाशक ने भी उसको देख लिया, और उन्होंने कहा अरे ये उपन्यास तो वही है जो मेरी आपसे बात हुई है, और ये आप पांडुलिपि तुरंत भेज दीजिए और नाम तलाश लीजिए और तुरंत भेज दीजिए। तो बहरहाल नाम तो मुझे मिल ही गया था, लेकिन मैं मित्रों की राय, आप जैसे मित्रों की राय जानना चाहता था जी जी कि इसमें देखिए मैं थोड़ा सा उसमें मैंने कथानक के बारे में बता भी दिया था जी जी पोस्ट में। हाँ हाँ तो वो कथानक मिल गया, और मेरे एक मित्र हैं करमेन शिशिर, पहले पटना में थे और अब दिल्ली में हैं। जी जी पटना में करमेन शिशिर नाम जानते होंगे, बहुत अच्छे लेखक हैं और आलोचक हैं और इतिहासकार हैं। जी 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 तो करमेन शिशिर जी ने कहा कि अरे कुछ तो सोचा होगा तुमने, हाँ हाँ मेरे हम उम्र हैं, मेरे साथी हैं। जी 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 तो हमने कहा कि हाँ सोचा तो है, पर संकोच लग रहा है, पता नहीं कैसा हो। तो ये मैं आपको बस ये दिलचस्प बात है इसलिए बता दे रहा हूँ, जी, जी। प्रक्रिया है, उपन्यास हाँ, की हाँ, प्रक्रिया बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मैंने बताया कि मैंने इसका नाम ताल बेताल रखा है। कल अरे तो फिर क्यों भटक रहे हो? हाँ बेताल की तरह ताल बेताल, हाँ क्यों भटक रहे हो, ये तो बहुत बहुत अच्छी है जी जी और बहुत व्यंग्यात्मक है, तो व्यंजना इसकी अच्छी है। तो हमने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आपने इसको जब डिटो कर दिया, मैंने इसको ओके कर दिया, हाँ हाँ तो अब नाम यही रहेगा। मुझे भी अच्छा लग रहा था, जी 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 तो वो नाम ताल बेताल के नाम से फिर मैंने पांडुलिपि उनको भेज दी। हाँ हाँ और वही पांडुलिपि की पहली टाइप की वो पीडीएफ हाँ 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 पीडीएफ उन्होंने मुझे भेजा था, मैंने वो मतलब प्रिंट करके पीडीएफ, पूरी पीडीएफ कॉपी हाँ हाँ 170 पेज की। वाह 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 तो वो कहा कि आप लॉकडाउन में इसको पढ़ जाइए, जी अच्छा सदुपयोग हो जाएगा आपका ये। हाँ 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 तो मैं खुश हो गया, हमने कहा अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर मैंने उसको पढ़ने में लगाया, और फिर मैंने उनको वो पढ़ करके भेज भी दिया। तो इस तरह से मेरा लगभग समझिए 1.5 महीना तो ऐसे ही निकल गया बंधु। क्या बात तो मुझे खुशी हुई, और फिर उसके बाद जो एक छोटी मोटी कहानियां मैंने लिखी थी, एक लंबी कहानी भी लिखी, औसत लंबी कहानी। जी जी तो इस तरह से मैंने लॉकडाउन का बहुत अच्छा सदुपयोग किया। बिल्कुल बिल्कुल आपकी पूरी रचना धर्मिता हाँ इस मैंने दौरान कागज हाँ पे तो आई वो है जो और वो जो एक तरह का खौफ था, हाँ हाँ तो वो मलिन पड़ गया। मैं उसके बारे में बहुत चिंतित नहीं हुआ। जी 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 बस एक चीज ये हुआ कि घूमना टहलना बंद हो गया, मूवमेंट बंद हो गया, अब जैसे मित्रों से मिलना जुलना बंद हो गया, लेकिन ये कोई तो बात नहीं है। जी जी वो तो सुरक्षा के लिए जरूरी भी जी था। जी जरूरी भी था, और अभी कोई सारा समय तो खत्म हुआ नहीं है, बस 1 आध महीने की बात है, उसके और बाद क्या, तो फिर अरे मिलना बिल्कुल। जुलना होगा ही। देखिए जिंदगी कहीं ठहरती थोड़ा, जिंदगी चलती रहती है, जी 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 और ये सब खत्म होगा। ये सब, अरे बहुत सारी महामारियां अतीत में भी आई हैं, इतिहास में भी आई हैं, जी और एक से एक भयंकर बीमारियां आई हैं, लेकिन सब सामान्य होती गई हैं। वैज्ञानिक अपना संघर्ष कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, दवा मिल जाएगी, वैक्सीन बन जाएगा, सब हो जाएगा, पर ये जरूर है थोड़ा इंतजार तो करना ही जी पड़ेगा। बिल्कुल सर। हम आपने जैसा बताया कि ये जो ताल बेताल की तैयार है, और इसी वर्ष प्रकाश है। जी 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 तो अब ये 2-2.5 महीने 3 महीने जो भी ये लॉकडाउन का, आप समझिए कि इसमें काम तो बंद है, सब ठप जी है। जी तो ये विलम्ब हो गया, नहीं तो इसे अक्टूबर में ही आ जाना था जिंदगी, हाँ 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 अक्टूबर में ही आ जाना था। लेकिन अब ये लॉकडाउन मान लीजिए अब दिसंबर तक हो सकता है संभव हो जाए, आ जाए। हाँ। तो सर हम चाहेंगे कि उस उपन्यास के एक आध छोटे अंश को हमारे श्रोताओं को भी आप सुनाएं, ताकि वो जाने कि अच्छा, आपने जो प्रस्तुत किया है, ये आने वाले जो समय में उनके हाथ जो लगेगी ये किताब, तो वो एक छोटी सी वानगी एक देखने को मिल अच्छा जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख लेता। हाँ इसमें ये जो ब्रियन जी बहुत छोटा सा अंश है, हाँ हाँ और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये दरअसल उपन्यास के तो कई आयाम होते हैं ना, हाँ हाँ तो अगर देखिए मान लीजिए अगर कहीं प्रेम प्रसंग भी है नायक का,
कुछ कुछ रागात्मक भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप अगर समझ रहे हैं ना? अगर जिस तरह से आपने बताया कि जहर खुरानी हाँ और हाँ हाँ नशाखोरी हाँ, इसकी तो बात है, सब तो उसमें कुछ तो ऐसी हाँ, चीज होनी चाहिए जो कि लोगों जहाँ को थोड़ा जहाँ हाँ जहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है, जहाँ जी राग है और जिंदगी चल रही है, और उसमें भी, और उसकी तैयारी के लिए कि इसको कैसे समाप्त किया जाए, इसको, इस संकट को कैसे इससे दूर किया जाए, जी तो उसमें कुछ लोग लगे हुए हैं दूर करने में। जी जी तो वहाँ एक लड़की भी है, पढ़ी लिखी कम है, वहाँ पर गांव की लड़की है, गांव की कन्या है। जी और वहाँ पर लड़का है, उसको वहाँ के कुछ दबंग किस्म के लोग जो है उसी इसी संघर्ष में उसको उसके खिलाफ, जो इस काम, इस तरह के बुरे धंधों में लगे रहते हैं। हाँ 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 आप तो जानते हैं कि समाज में अच्छे और बुरे सभी लोग हैं, तो उसको दंड दे करके उसको जेल वोल भी भिजवा चुके हैं। तो वो अपने घरों में बेचारा कैद है, क्योंकि गांव के लोग भी सोचते हैं कि आखिर आखिर इसको जेल गया तो यह खराब आदमी होगा, आदि आदि। लेकिन अच्छे लोग उसको समझते हैं कि नहीं, यह खराब लड़का नहीं है, बीए पास किया है, एमए कर रहा था, नहीं कर पाया, अभावों के दिन थे। तो उसका ही एक छोटा सा अंश उन दोनों के मिलने का है, जी छोटा सा। जी 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 मैं आपको बताता हूँ, 2-3 मिनट में ये लगे खत्म हाँ हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ तो उसका नाम है दीपक, और लड़की का नाम है चंदा, हाँ हाँ और इसमें एक नाम आएगा सुशीला, उसकी माँ है, लड़के की माँ है। जी जी तो ये 3 लोगों की इसमें चर्चा है। और देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ अब। हाँ 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 रात में अचानक दीपक की नींद टूट गई। रात का अनुमान लगा पाना मुश्किल था। पास की अलमारी से मोबाइल निकाल लिया, देखा तो झट चंदा का फोटो निकल आया। इसे उसने कल ही खींचा था, जब वह दरवाजे का टेक लगाकर खड़ी थी। फोटो में उसकी सादगी खिल रही थी। कुछ देर के लिए वह समय देखना भूल गया। जब देखा तो 2:10 हो रहे थे रात के। कल जब वह आई थी तो शकुंतला पीछे के बगीचे में थी। उसने आंटी आंटी की आवाज दी, पर आंटी होती तब न सुनती। फिर उसने खुली कोठरी में झांक कर देखा, जिसमें वह लेटा हुआ था और हाथ में मोबाइल था। कोठरी में नीम अंधेरा था, लेकिन उसकी मौजूदगी देख उसने पूछा, आंटी कहाँ है? उसकी ओर से कोई जवाब नहीं, शायद मोबाइल में रमे होने की वजह से। चंदा ने सवाल दोहराया, टोली में गई होंगी, वहां देखो। उसने बिना देखे कहा, बता के नहीं गई क्या? किवाड़ से स्टेर लगाते हुए चंदा ने पूछा। नहीं, उसने उसे अब भी नहीं देखा। क्या हो गया है तुम्हें? चंदा, किसे? उसने अब देखा, वह सलवार कुर्ते में थी। और किसे? चंदा ने कहा, तुमसे मतलब, मम्मी नाराज होती हैं। दीपक ने कहा, नहीं आ रही थी, बापू ने भेजा तब आई। किस लिए? दीपक ने पूछा। यही पूछने कि बिशुनपुर जाओगे शाम को? हाँ जाएंगे, दीपक ने कहा। क्या करने जाते हो इतने लोग बिशुनपुर? बापू से क्यों नहीं पूछती? उसने कहा, बोलते हैं मीटिंग है। फिर मुझसे क्यों पूछती हो? दीपक ने कहा, तुमसे पूछना पाप है। चंदा ने कहा, तुम्हारी समझ में आएगा? दीपक ने पूछा। क्यों? चंदा ने सवाल किया। मीटिंग के माने बताओ। नहीं बताऊंगी। मुझे बेवकूफ जो समझते हो? बेवकूफ तो तुम हो ही। मैं घर में नहीं थी तो पुकारा तक नहीं, चली आई भीतर तक। बागीचे से लौटकर शकुंतला भीतर आ गई थी कि चंदा की आवाज कानों में पड़ गई थी, सो उन्होंने पूछ लिया। वह खींच गई थी। पहली बार उन्होंने उसे इतनी कड़ी बात कही थी। उन्हें शक हो गया था कि दीपू से जाने कैसी कैसी बातें कर ली होगी। ढीठ लड़की। दीपक के पापा और राजेंद्र यानी चंदा के पिता की दोस्ती जो न होती तो ऐसा होता? आंटी, मैंने कुछ चुरा तो नहीं लिया? आइए देख लीजिए। थोड़ी खामोशी के बाद चंदा ने भर्राए स्वर में पूछा। कहा, चुराओगी क्या? बस बेवकूफी करती हो। नहर में क्या बिना दुपट्टे के घूमा जाता है? मम्मी क्यों बिगड़ रही हो? इसने आपको आवाज लगाई थी, आप नहीं थी, फिर मुझसे पूछा। दीपक ने कमरे से ही शकुंतला को टोका। ठीक है, रहने दो, तुम्हें किसी चीज से क्या मतलब? दुख देने आता है ना तुमको? माँ ने दीपक से पूछा। उसने माँ को कोई जवाब नहीं दिया था। इस बीच जाने कब चंदा चली गई थी, जरूर दुखी होकर गई होगी, लेकिन उसे संतोष इस बात का था कि चंदा के सामने ही उसने मम्मी को सच्चाई बता दी थी। बस इतनी सी। क्या बात। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रसंग है ये देखिए, मन ही मन चाहत है दोनों के बीच में, हाँ। और माँ का लिहाज भी है, लेकिन माँ के सामने सत्य कहने की और लड़की का पक्ष लेने की। ये बहुत अच्छा प्लॉट है ये। प्रेम में तकरार भी है, जी तकरार भी है, बिल्कुल। ये तो होता ही है आरंभिक प्रेम में, बिल्कुल, जो बिल्कुल। तकरार की चीजें शामिल होती हैं, वो आपने बड़ा अच्छा बना है। ये हम
हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब ये उपन्यास आएगा तो बहुत लोकप्रिय होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आपने इतना कह दिया, बड़ी बात है मेरे लिए। सर ये बताएं कि ये उपन्यास खत्म हो चुका, अब ये प्रेस में गया, यानी अब इसकी सिर्फ जो लोकार्पण करने की बात और उसके बाद लोगों के हाथों में जाने की बात रही है। अब तो बाकी जो समय बचा सर लॉकडाउन के दौरान, इसमें आपने जैसे अभी चर्चा में आपने बताया कि कुछ कहानियां भी लिखी आपने, एक आध लंबी कहानी लिखी, एक आध छोटी कहानी, तो उन कहानियों के विषय में बताइए। और अगर कोई एक छोटी कहानी हो तो हमारे श्रोताओं को भी सुनाने का कष्ट करें आप, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, 2-3 कहानियां, 3 बल्कि 3 कह लीजिए, छोटी छोटी लघु कहानियों जैसी। लेकिन ये जरूर लघु कहानियों को जानते ही आप कि उसमें बहुत विस्तार तो होता नहीं है। जी जी। तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हमने लिखी। और वो भी समझिए कि मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं। एक छोटा सा कोलाज है। मैं रखता हूँ आपके सामने जी। स्वागत। देखिए। हाँ, तो उसमें एक अम्मा जी हैं और प्रिंस नाम का वो लड़का है जो थोड़ा लंपट किस्म का है और परिवार में बहुत दुखी करता है लोगों को, कि नहीं होता है, कोई निकलिए। तो और एक अम्मा जी हैं और फिर वो अन्नू नाम की लड़की है, अन्नू अनिमिता यानी अन्नू। तो इस तरह से, और एक कमल करके है जो अन्नू और कमल के बीच में प्रेम संबंध है। और उन्हीं का सहारा लेता है वो लड़का। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ, कहानी का शीर्षक है, लघु कहानी है, लघु कथा है, अंधेरे के सांवलेपन में श्याम। जी जी। अंधेरे के सांवलेपन में श्याम। क्या बात है, श्याम और अंधेरापन और सांवलापन भी, तीनों बातें एक ही ओर इशारा करें। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, तो अम्मा जी से अकेले में बात करने के लिए श्याम मौके की तलाश में था, खासकर प्रिंस की गैर मौजूदगी में। लेकिन घर में अब प्रिंस की मौजूदगी कुछ ज्यादा ही दर्ज होने लगी थी। जितनी देर रहता दुधमुहे बच्चे की तरह अम्मा जी से चिपका रहता, उन्हें खुश करने की तरकीबें तलाशता रहता। एक दिन भैया जी की आदमकद आकृति छोटी साइज को अम्मा जी के कमरे में टेबल पर सजा दिया। वो भैया जी वो मर चुके हैं, उन पिता हैं, और उसी के लिए, ठीक है। जी 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 जी। कमरे में टेबल पर सजा दिया, अगरबत्ती की पैकेट और माचिस रख दी। बाद इसके एक दिन कुछ युवकों के फोटो लाकर अम्मा जी के सामने रखकर बोला, देख लो अम्मा, ये सभी अच्छे घर खानदान के लड़के हैं, इनमें जो पसंद करो उनके घर वालों से अन्नू जी की बात चलाई जाए। उस दिन अम्मा जी ने फोटोओं को रख तो लिया, पर बोली कुछ नहीं। लेकिन जब 2 दिन बाद जानना चाहा तो अम्मा जी ने कहा, सभी तो अच्छे हैं, अन्नू को दिखाकर उसकी राय लूंगी। अम्मा जी की बोल फूटी तो प्रिंस उत्साह में आ गया, बोला, शुभ काम में देर कैसी अम्मा, लाइए मैं अभी दिखा कर लाता हूँ। फोटोओं को ले प्रिंस अन्नू के पास चला गया। अन्नू के कमरे में उससे छोटी रजनी यानी अन्नू की छोटी बहन, उससे छोटी रजनी यानी रज्जू भी मौजूद थी। फोटोओं का लिफाफा अन्नू की तरफ बढ़ाते हुए प्रिंस ने कहा, इसमें लड़के के फोटोज हैं, तुम दोनों देख लो, फिर मुझे बताओ तो बात आगे बढ़ाई जाए। अम्मा जी ने फोटोओं को अन्नू रज्जू को पहले ही दिखा दिया था और प्रिंस की मंशा भी कह दी थी, इसलिए दोनों तनिक भी असहज न हुई, बल्कि अन्नू ने प्रिंस के लिए समुचित जवाब भी सोच ली थी। उसने लिफाफे से फोटोओं को निकालकर फिर से देखा, थोड़ी देर रुकी, फिर वापस करती बोली, इन लोगों से बोलो कि अभी मैं साल भर शादी शुदी की बात सोच भी नहीं सकती। यह तो कोई बात नहीं हुई अन्नू दी, पापा नहीं है तो जिम्मेदारियां मुझे ही तो निपटानी है, प्रिंस ने तेवर बनाते हुए कहा। हाँ, तो वही साल भर बाद निपटा देना, क्या फर्क पड़ता है 1 साल में। जी जी। अन्नू के तेवर भी कम न थे। दी, आज आप समझ क्यों नहीं रही हैं, 1 साल बाद आप 36 की हो जाएंगी। प्रिंस ने दबाव बनाया, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। अन्नू के लहजे में तलखी थी। रज्जू, तुम समझाओ दी को, इसमें 2-3 तो बहुत ही अच्छे घर के हैं, अमेरिका में बिजनेस है इनका। प्रिंस अब रजनी की ओर मुखातिब था, मैं क्या बताऊं, समझाऊं, क्या यह नासमझ है। रजनी उठकर खड़ी हो गई, फिर बिना रुके कमरे से बाहर चली गई। प्रिंस कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर न जाने क्या सोचकर बिस्तर पर अन्नू की बगल में बैठ गया। अन्नू उसकी मंशा भांप कर बोली, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो प्रिंस, कुछ चीजों को हम पर भी छोड़ दो। हमें पता है अन्नू दी कि पापा के अचानक चले जाने से तुम सदमे में हो, मैं क्या दुखी नहीं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि पापा की मौत हुई। तुम्हारे यकीन न करने या करने से क्या होता है, पापा की डेथ हुई, यह एक सच्चाई है, लेकिन इस तरह अचानक नहीं, मुझे तो शक है। वही तो हम सबके लिए परेशानी बन गई। हम सभी क्या शक के घेरे में नहीं है, यहाँ तक कि तुम भी। पुलिस की पूछताछ से भी यही लग रहा है। अन्नू का गुस्सा सतह पर आ गया था। नहीं, हम सब क्यों, जिसने कुछ किया होगा वही भुगतेगा।
हमने डीएसपी माथुर से डिटेल में बात की है, जो इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर भी हैं। जब तक तुम किसी एक का नाम नहीं बताओगे तब तक पुलिस सब पर संदेह की लाइन पर चलेगी और फिर एक बार तो सबको जेल। अनु ने फिर प्रिंस को घेरा। नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं होने पाएगी, आप खामखा इतना सोच रही हैं, मैं हूं ना। और कमल जी, प्रिंस ने आहिस्ता से कमल का नाम लेकर ट्रम्प कार्ड चल दिया था। अब अन्नू को कायदे से चुप हो जाना था, लेकिन वह चुप न हुई, बोली पापा थे तो कमल जी की चलती थी, अब पता चलेगा उनको। नहीं अन्नू, कमल जी तो पापा के अभिन्न दोस्त भर थे, एक सच्चे सहयोगी, चलती तो उनकी अपने बूते ही। प्रिंस ने फिर ट्रम्प कार्ड लगाया। पापा के अलावा और कौन सा बूता? अन्नू जिज्ञास हो उठी, इसलिए कि कमल ने ऐसा कुछ उसे क्यों नहीं बताया। वो उसका प्रेमी था इसलिए कह रही है, ऐसा वह कहते हैं। मुझे उसके बारे में पता नहीं। पापा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कुछ किया जरूर था, ऐसा मुझे लगा था। क्या किया था? पापा ने उस दिन ड्रिंक लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वह बात गायब थी। अन्नू की निगाहें प्रिंस के चेहरे से हटकर सामने देखने लगी थी। आंखें कुछ सोचती हुई सी। आंगन में शाम का अंधेरा उतर रहा था। अंधेरे के गहरे सांवलेपन में चहलकदमी करता श्याम उसे दिख गया था। उसे लगा श्याम प्रिंस के जाने की प्रतीक्षा में है। खुद को सहजती सहज कर दिया अन्नू ने प्रिंस से कहा। खुद को सहज करती अन्नू ने प्रिंस से कहा, फोटुओं को अम्मा के पास रख दो और यहाँ से जाओ। जी जी जी, बहुत अच्छा। वो द्वंद्व है वहाँ पे कुछ। हाँ, द्वंद्व है। जी जी, हाँ, द्वंद्व है, संश्लेष है, संश्लेष के आधिक्य है, लेकिन अब चूंकि छोटी कहानी है तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी बातें कहानी ये छोड़ जाती है, सोचने को हमें बाध्य करती है कि क्या क्या हुआ होगा। सारे दृश्य। सर, ये बहुत अच्छी कहानी है और हम समझते हैं कि कोई कहानी संग्रह भी अब आ जाना चाहिए आपका। नहीं है, आपको बताऊं, आपके सूचनार्थ ही और आपको अच्छा भी लगेगा कि ये कहानी संग्रह मेरा अम्मा का संदूक नाम से प्रभात खबर का साहित्य वार्षिकी आता है। तो वो 3 साल पहले, मैंने 2 साल पहले वो उसके दिवाली में जो साहित्य वार्षिकी आती है जी जी, तो उसमें वो कहानी छपी थी। 7-8 लोगों की कहानी, तो उसमें वो भी छपी थी। हाँ। और चर्चा भी उसकी हुई थी। तो उसी नाम से मेरा एक कहानी संग्रह इसी वर्ष प्रकाश है, लेकिन अब तैयार है, पंडित तैयार है और मुझे बस अब उसको भेजना था। एक दिल्ली में हमारे एक मित्र हैं, उनको भेजने, भूमिका लिखने के लिए। जी जी, वो अभी कहानी संग्रह ये भी शीघ्र प्रकाशित हो। इसी वर्ष प्रकाश है वो अभी। सर, आप चलते चलते क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जो राय बनती है जी। वो ये है कि पहले तो हम लोग, जो हमारे सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना होगा, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हमें अपने घरों में रहने की कोशिश करना चाहिए। अगर बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकले। और जो ये सोशल या कह लीजिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का मामला है, दूरी बना के 2 गज हम निकले, मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग का भी 6 फीट की दूरी बनाने का भी उन्होंने अभ्यास कर लिया है। जी। और ये सुखद स्थिति है। तो मैं यही कहूंगा कि आगे भी इसका पालन हो। मदन मोहन जी, आपने हमसे बातचीत की, इतना समय दिया अपना, और बहुत अच्छी कहानियां सुनने को मिली। जो भी साहित्यिक योजनाएं हैं आपकी, वो सब शीघ्र पूरी हो और लोगों के सामने वो साहित्य पुस्तक का आकार रूप में आए, हम यही कामना करते हैं। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार श्री मदन मोहन। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं छविलाल पाल और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। बिसारी गया है श्याम गोकुल नगरिया, बिसार गया ये श्याम गोकुल नगरिया, बिसार गया ये श्याम गोकुल नगरिया। 3 बरस होइगा कन्हैया, 3 बरस होइगा कन्हैया, 3 बरस होइगा कन्हैया। पेड़वा के चिड़ई कुहुक रोवे गैया, पेड़वा के चिड़ई कुहुक रोवे गैया, पेड़वा के चिड़ई कुहुक रोवे गैया। माई यशोदा के पर से नजरिया, बिसारी गया है श्याम गोकुल नगरिया, बिसार गया
अरे वृथा भय जीवन हमार बनवारी, बिरथा भय जीवन हमार बनवारी, बिरथा भय जीवन हमार बनवारे। रात दिना तड़पे सकल ब्रिज नारी, रात दिना तड़पे सकल ब्रज नारी, रात दिना तड़पे सकल ब्रज नारी। जीव लई के गया यहाँ कल पैठ करिया, बिसारी गया ए श्याम गोकुल नगरिया। बिसारी गया ए श्याम गोकुल नगरिया, बिसारी गया ए श्याम गोकुल नगरिया। हे गोकुल नगरिया, हो गोकुल नगरिया, बिसारी गया ए श्याम गोकुल नगरिया, बिसारी गया ए श्याम गोकुल नगरिया। रोवे गोपाल कृष्ण जी ने करा नखरा, रोवे गोपाल कृष्ण जी ने करा नखरा, रोवे गोपाल कृष्ण जी ने करा नखरा। आवा घरे तुहसे करबे न झगड़ा, आवा घरे तुझे करबे न झगड़ा, आवा घरे तुझे करबे न झगड़ा। अब वृंदावन में कब बाजी बसुरिया, बिसारी गया ए श्याम गोकुल नगरिया। बिसारी गया ए श्याम गोकुल नगरिया, बिसारी गया ए श्याम गोकुल नगरिया। हे गोकुल नगरिया, हो गोकुल नगरिया, बिसारी गया ए श्याम गोकुल। अभी आप छविलाल पाल से ये नकटा सुन रहे थे। इसी के साथ आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यही संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।